एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण ने शुक्रवार को वैश्विक और राष्ट्रीय दिग्गजों की उपस्थिति में एक दिलचस्प शुरुआत की। तेलंगाना सरकार के उद्योग और वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव ने मेगा इवेंट का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय वैश्विक मंच के पहले दिन सरकारी गणमान्य व्यक्तियों, व्यापार अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और वैश्विक ख्याति के अन्य प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसे एडवांसिंग फॉर इन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। lakh or 450,000 new jobs. Our ultimate aim is to make Telangana the knowledge capital of the world's life sciences industry. A key component of this growth in the life sciences sector is continuous innovation. We already serve more than 1,000 life sciences companies globally, including the top 10 pharmaceutical companies in their innovation journey. This is being done through the cutting-edge work being executed by research and development and technology partners like Aragen, Sai, Syngene, Deloitte, Accenture, Tech Mahindra, among many others. I'm delighted that 4 of the top 10 global innovator companies now have a direct presence in Hyderabad through their dedicated centers. These centers drive core research and development, digital and engineering activities, thereby contributing to bringing life-saving, cost-effective therapies and devices to patients worldwide. Today, we have established our stature as the world's preeminent life sciences destination, but I don't want us to stop here. One of my idols, Nelson Mandela, once said, "No matter where you are in life, there is more journey ahead." We have a unique opportunity to help reshape the future of the life sciences industry. We need to dream big. I envision, therefore, that by 2020, the value of the life sciences ecosystem in Telangana will reach $250 billion. But to achieve this, to accomplish this, there are several things that need to be in place. The 4 pillars that will help us achieve this audacious target, in my humble opinion. 1, complex manufacturing at scale. Telangana contributes to 40% of India's pharmaceutical production and is home to more than 1,000 life sciences companies, and we are growing every day. राजभवन ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें यह कहा गया था कि निम्स में इलाज करा रही मेडिकल छात्रा प्रीति से मिलने राज्यपाल के फूल माला लेकर आई थी। यह स्पष्ट किया गया है कि फूल माला खैरताबाद के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए लाई गई थी। गुरुवार की रात प्रीति से मिलने पहुंचे राज्यपाल। राजभवन ने उनके वाहन में फूल माला की मौजूदगी पर सुनाई जा रही विभिन्न टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में स्पष्टता दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे जब भी पांडुचेरी और चेन्नई से हैदराबाद आती है तो राजभवन जाने से पहले खैरताबाद में हनुमान मंदिर के दर्शन करने का रिवाज है और इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है कि उस उद्देश्य के लिए कार में एक माला है। राजभवन के प्रेस सचिव ने कहा है कि उस पत्र में सीएम और डीजीपी को जांच के निर्देश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER हैदराबाद का 10वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 187 छात्रों, जिनमें से 25 PhD, 162 MS फार्मा और MBA फार्मा के छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर छात्रों को बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब शिक्षा, अध्यात्म, संस्कृति आदि के क्षेत्र में अतीत की तरह विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स NIPER हैदराबाद उद्योग के कई सदस्य, सभी NIPER के निदेशक, छात्र, स्नातकों के परिवार के सदस्य और पूर्व छात्र सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन पिछले 9 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अनेक कदम उठाया, अनेक अच्छे निर्णय लिया है। आज देश के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर एक अच्छा वातावरण बन चुकी है। इसी के कारण कोरोना महामारी का 2 साल
देश और दुनिया बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजारा और अनेक देशों का अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो गया, लेकिन भारत सबके प्रयास से अर्थव्यवस्था मजबूत बरकरार रहा। उत्पादन के क्षेत्र में जीडीपी बरकरार रहा और जिस देश में कोई वैक्सीनेशन का संशोधन हो या उत्पादन हो नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी का एक संकट काल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश के विज्ञानियों को एक आह्वान दिया कि वैक्सीनेशन का उत्पादन संशोधन करिए। तो हम सबको गौरव महसूस होता है कि भारत के वैज्ञानिक संशोधन किया, बल्कि एक ही नहीं दो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उतना ही नहीं You are graduating from a institute which is 15 years old, but grew in stature to become number 2 in NIRF rankings. That kind of reputation comes from the faculty, from the students, from the infrastructure the institute has. I think this institute has all those three in right proportions. That is the reason it achieved the second rank in the NIRF. And as you graduate, as the alumni of this esteemed organization, you have to uplift the reputation of the organization. As the country celebrated 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, it's a great moment for the country. एक वीरतापूर्ण कार्य में हैदराबाद में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने एक जरूरतमंद व्यक्ति पर सीपीआर प्रदर्शन करने के बाद जीवन रक्षक बन गया। राजेंद्र नगर पुलिस राज्य की सीमा में तैनात एक कांस्टेबल राजशेखर तुरंत हरकत में आ गया जब उसने सड़क के किनारे एक व्यक्ति को बेहोश पड़ा देखा और तुरंत महसूस किया कि उसकी सांस रुक गई है। बिना समय गवाए कांस्टेबल ने सीपीआर करना शुरू किया, छाती पर दबाव डाला जब तक कि व्यक्ति को होश नहीं आ गया। राजशेखर की त्वरित कार्रवाइयों ने न केवल उस व्यक्ति की जान बचाई बल्कि तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने भी उनकी सराहना की। यह घटना पुलिस अधिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है, जो न केवल नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि आपातकालीन स्थितियों में समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल भी रखते हैं। साइबराबाद पुलिस विभाग ने भी अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से राजशेखर की बहादुरी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उनकी सराहना की है और नागरिकों को जरूरतमंद लोगों के प्रति सतर्क और चौकस रहने की याद दिलाई। इस घटना की सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रशंसा की गई, जिसमें कई लोगों ने जीवन बचाने में कांस्टेबल के साहस और निस्वार्थता की प्रशंसा की। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नुएन थाना हा ने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रणेता थे। 19वां ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नेशनल कन्वेंशन दूसरे दिन हैदराबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में श्रीलंका, चीन, वियतनाम, क्यूबा, बांग्लादेश और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेताओं ने भाग लिया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सिंस on 23rd of February up to 26 we are holding a national congress in Hyderabad. Already one day inauguration is over. Today we have a delegation, foreign delegates were also attended and they also addressed this conference. And the fraternal delegates yesterday also spoken, and since 2 days our session is going on. And delegates from different parts of the states, nearly about 29 people are already spoken. Tomorrow and day after tomorrow also our delegation session is going on. Major discussion in the conference, particularly Subhashism is the future. I think in length, how it is nowhere inferior with any assumptions. Netaji Subhash Chandra Bose, how he has led the All India Forward Bloc and how he made
a dynamic leadership under the banner of All India Forward Bloc. He has made it. Subhashism, that agenda before our Congress, and we are discussing Subhashism in length, and future want to take up this Subhashism in a bigger way throughout the country, because already all the isms has been failed. Particularly Gandhiism is totally failed and Nehruism is failed. Under these circumstances, we want to adopt Subhashism is the future, because it is a ism connected with the patriotic ideas. Netaji Subhash Chandra Bose is not a man of patriot among the patriots. So Subhash, unless without loving our country, we can't build a good society. Netaji Subhash Chandra's basic ideology is to build a strong socialism. In 1939 itself, Subhash Chandra Bose, a 5-year planning concept has been given to this country, and how to eradicate the poverty and also unemployment and other issues. So many issues he has talked about the in 5-year plan. He is the first man initiated the 5-year plan in our country. Even Madhu Dandavate, Planning Commission chairman, he is also recognized. Netaji Subhash Chandra Bose is a dreamer. Netaji Subhash Chandra is not merely a leader. He has got an imagination. He has got a vision of this country, and he has forecasted the socialism is the only thing that can resolve the problems of the people of this country. For that reason only, a leader having so many ideas and vision, planning, and everything has been contributed to this country. Even when an exile, he has made a government, Azad Hind government. You can imagine how much imagination is having, how he can take this country in a proper way. That is the blueprint already Subhashism is having. So we are in length, we are discussing in our party Congress, and we will come out with a proper resolutions to take the party in a right way, in a right direction, because Subhashism is only the alternative in this country. So no other isms is the alternative. So that the party in length we are discussing in Hyderabad, and particularly 4 days conference, we are successfully, we see that Subhashism will go through the country among the people of this country, and we will take this organization in a proper way under the banner of All India Forward Bloc. With this, I think tomorrow and day after tomorrow, we are in length, we are discussing that we will come out what we are going to discuss. Thank you. AIFB के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराजन ने कहा है कि द्विपक्षीय बातचीत के जरिए देशों के बीच सीमा मुद्दों को सुलझाना उचित है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने 19वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में विदेशी मामलों की नीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक विदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ राजनीतिक नीतियों को साझा करता है। बोलिए, आप सेकंड डे किस सब्जेक्ट्स में डिस्कशन हुआ, विशेष क्या आया है सेकंड डे कॉन्फ्रेंस का? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन, हम लोग पार्टी कांग्रेस कहते हैं, वो कल हम लोगों ने शुरू किया है। कल आपका देश का 4 वामपंथी पार्टियों की नेता लोग यहाँ पर आकर के हम लोग को ग्रीटिंग्स किया है। CPM की पोलिट ब्यूरो मेंबर सुभाषिनी अली, CPI की नेशनल सेक्रेटरी कॉमरेड डॉक्टर नारायण, और RSP का MB मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉमरेड NK प्रेमचंद्रन, और CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इसके सेंट्रल कमेटी मेंबर N मूर्ति, इन लोगों ने कल हमारा मीटिंग में आकर के हम लोगों को ग्रीटिंग्स किया है। कल आफ्टरनून में हमारा पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड देवव्रत विश्वास, एक्स MB राज्यसभा, उन्होंने हमारा पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन का जो ड्राफ्ट रेसोल्यूशंस, जो मसौदा प्रस्ताव बोलते हैं, उसको उन्होंने पारित किया है। वो हम लोग उसका डिस्कशन शुरू किए हैं। आज सुबह हम लोगों का पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक, द पार्टी फाउंडेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम लोगों ने विदेशी कुछ पार्टियों के साथ हम लोगों का तालमेल है, रिलेशन है। उसी में से कुछ मेहमान लोग आज हम लोगों का पार्टी कांग्रेस में आकर के हम लोग का पार्टी कांग्रेस को संबोधित किया है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा है, वर्किस्ट पार्टी ऑफ कोरिया, लावो पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी, वर्किस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ श्रीलंका, इसी प्रकार की पार्टी, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML, इन सभी लोगों ने। इसमें फॉरेन पॉलिसी में आपका पार्टी विधि विधान के बारे में चर्चा हुआ है क्या? और वो क्या निर्णय लिए? हम लोगों ने आज उसका, सभी लोगों ने हमारा पार्टी कांग्रेस को भी संबोधित किया, और अपना देश में जो समाजवादी आंदोलन चल रहे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो चल रहे,
उसमें उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है वो हम लोगों को बताया है, और हम लोगों ने जो किस प्रकार की समाजवादी आंदोलन चला रहे उसी के बारे में हम लोगों ने भी उनको अवगत कराया है। इस संदर्भ में डोकला और ये चाइना बॉर्डर से कुछ विभेद है ना अपने से, वो कुछ चीज़ डिस्कशन में आए क्या और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का रिलेशन पार्टी टू पार्टी रिलेशन है। इंडिया चाइना का रिलेशन जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन है। सो ये जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ है इंडिया और चाइना इंक्लूडिंग बॉर्डर इश्यूज़, ये इश्यूज़ को थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग के माध्यम से हम लोग सुलझाना चाहिए। वो आप डिप्लोमेटिक लेवल पर भी सुलझा नहीं पाएगा। तो एक देश दूसरे देश के साथ आपका संपर्क रखेगा, ये अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन में सीमित रहेगा कभी भी ये इश्यू सॉल्व नहीं होगा। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के अधिकारियों, छावनी के क्षेत्रों को प्रशासित करने वाली नागरिक एजेंसी ने विशेष बोर्ड बैठक के बाद शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। एससीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी मधुकर नायक ने छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सोमशंकर और एससीबी के नागरिक नामित सदस्य रामकृष्ण की उपस्थिति में कार्यक्रम की घोषणा की। बोर्ड के 8 नागरिक वार्डों में मतदान 30 अप्रैल को होगा। एक सैन्य क्षेत्र होने के नाते बोर्ड रक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। एससीबी के सीईओ ने कहा, नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है और 4 मार्च को नाम शामिल करने की आखिरी तारीख है और अंतिम मतदाता सूची 23 मार्च को प्रकाशित की जाएगी। 28-29 मार्च को नामांकन स्वीकार किए जाएंगे और उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया गया है। उम्मीदवारों को 10 अप्रैल को सिंबल आवंटित किए जाएंगे और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 20 दिन का समय दिया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम सिकंदराबाद छावनी विधानसभा क्षेत्र के बीआरएस विधायक जी सायना के निधन के कुछ दिनों बाद आया है। उन्होंने 2014 में निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी विधायक के रूप में जीत हासिल की और बाद में टीआरएस अब बीआरएस में चले गए और बाद में 2018 के चुनाव में विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और एसएफआई से जुड़े छात्र वरंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा डॉक्टर प्रीति के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्य के चिकित्सा शिक्षा निदेशक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के राज्य सचिव झांसी ने कहा है कि टीएसडीएमई के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया गया था क्योंकि डॉक्टर प्रीति को एक वरिष्ठ द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। उत्पीड़न पर कॉलेज के अधिकारियों ने उसकी सभी दलीलों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और उसे आत्महत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। केएमसी में ड्यूटी के दौरान छात्र को एक अन्य छात्र आसिफ शफी ने बार बार परेशान किया। इससे पहले इसी तरह की परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने केएमसी अधिकारियों को इस मुद्दे की सूचना दी थी, जिन्होंने आंखें मूंद ली। झांसी ने कहा है कि केएमसी अधिकारियों की लापरवाही के कारण डॉक्टर प्रीति ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसने उसे परेशान करने वाले आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उसकी मेडिकल डिग्री रद्द करने की मांग की। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने और उन्हें सुल्तान बाजार थाने में दर्ज कराने के खिलाफ पुलिस की मनमानी की आलोचना की। पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में वाईएस अविनाश रेड्डी की सीबीआई जांच खत्म हो गई है। सीबीआई अधिकारियों ने अविनाश रेड्डी से 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई काउंटर ने वही बातें कही जो टीडीपी नेताओं ने 1 साल पहले कही थी। अपने पास जो जानकारी और संदेह है उस पर उन्होंने सीबीआई को अर्जी दी है। उन्होंने सवाल किया है कि वे विवेका की हत्या वाले दिन मिले पत्र को क्यों छुपा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पत्र को बाहर लाया जाए। अविनाश रेड्डी ने कहा है कि विवेका की मौत के दिन मीडिया से बात करने वाले वे पहले व्यक्ति थे, अब वे भी अपने उसी बयान पर कायम है। राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने संयुक्त महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद उपाध्याय एमएलसी निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची जारी कर दी है। अधिकारी ने खुलासा किया है कि इस उपाध्याय एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 जिलों में कुल 29,720 मतदाता है। इनमें 15,472 पुरुष और 14,246 महिला मतदाता है। 2/3 जेंडर वोट है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस निर्वाचन क्षेत्र में 137 मतदान केंद्र है। दूसरी ओर शिक्षक एमएलसी चुनाव में रंगारेड्डी जिले के मतदाताओं की अहम भूमिका होने वाली है। इस जिले में सबसे ज्यादा 9,100
86 वोट है। उसके बाद मेरचल मलकाजगिरी में 6,836, हैदराबाद में 3,949, महबूब नगर में 3,461, नगर कर्नूल में 1,822, वनपर्ती में 1,335, जोगुलंबा गढ़वाल में 877, नारायणपेट में 664 और विकाराबाद में 1,890 मतदाता है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU हैदराबाद ने शुक्रवार को तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए एक विस्तृत शेड्यूल जारी किया, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 28 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की जाएगी और बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। छात्र 12 से 14 अप्रैल के बीच जमा किए गए आवेदन पत्र में अपने विवरण, यदि कोई हो, संपादित कर सकते हैं। यहाँ JNTU हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर R लिम्बाद्री ने कहा है कि TSEAMCET के लिए 25% इंटरमीडिएट वेटेज पर इस साल भी विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि TSEAMCET 2023 के माध्यम से प्रवेश के लिए TSEAMCET 2023 के माध्यम से प्रवेश के लिए न्यूनतम इंटरमीडिएट अंक मानदंड यानी 45% को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रवेश परीक्षा में 70% प्रथम वर्ष और 100% द्वितीय वर्ष के इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस वर्ष BSc नर्सिंग प्रवेश TSEAMCET के माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन 50 रुपए विलंब शुल्क के साथ भी जमा किया जा सकता है। 250 रुपए, 500 रुपए, 2,500 और 5,000 रुपए क्रमांश 15 अप्रैल, 20, 25 और 2 मई तक। छात्र 30 अप्रैल से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोनसाई शिखर सम्मेलन हैदराबाद के एक निजी होटल में आयोजित किया गया है। श्री 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 दत्त विजयानंद तीर्थ स्वामी मुख्य अतिथि थे और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बोनसाई पौधों की निःशुल्क प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स बोनसाई सोसाइटी के नेतृत्व में अप्पा राव और श्रीदेवी दंपति के मार्गदर्शन में बोनसाई उत्पादकों और पर्यावरण विदों ने कार्यक्रम में भाग लिया। श्री 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 दत्त विजयानंद तीर्थ स्वामी ने कहा है कि बोनसाई जापान जैसे देशों में कई वर्षों से लोकप्रिय है। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 वर्षों में बोनसाई पौधे की खेती का विस्तार हुआ है। बोनसाई के द्वारा हम सभी प्रकार के पेड़ों को बचा सकते हैं। अप्पा राव दंपति 40 साल से फ्रेंड्स बोनसाई सोसाइटी के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।